जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जिसका नाम है खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी। और ये जो टॉपिक है ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये टॉपिक आपको सुपर टेट या किसी भी वनडे एग्ज़ाम जैसे एसएससी, लेखपाल वीडियो या पीसीएस, लोअर पीसीएस, हर एग्ज़ाम के लिए आपको ये टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से बताया जाएगा और बहुत अच्छे से आपको ये टॉपिक करना है। हम इसमें शुरुआत करेंगे खगोल विज्ञान में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद फिर हम ग्रहों की बात करेंगे, और ग्रहों में सिर्फ हम बाद में एक ग्रह को छोड़ेंगे जिसका नाम है अपनी पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में फिर बात करेंगे हम, जिसमें अक्षांश, देशांतर, और अक्षांश और देशांतर के आधार पर कैसे समय निकाला जाता है, कैसे तिथि निकाली जाती है, और इसके अलावा अक्षांशों से कैसे जलवायु निर्धारित होती है किसी भी देश की। तो हम इन सब का उपयोग भी देखेंगे कि आखिर अक्षांश और देशांतर के उपयोग क्या क्या हैं। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल विज्ञान। तो दोस्तों शुरू करते हैं खगोल विज्ञान, और खगोल विज्ञान में सबसे पहले आता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई ये जानेंगे हम। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे वैज्ञानिकों के अपने अपने विचार हैं, बहुत सारी थ्योरी हैं, लेकिन हमें अपने एग्जाम पे फोकस करना है, इसलिए हम उन सारी थ्योरीज़ की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम ज्योग्राफी का एक सब्जेक्ट यानी कि सिविल सर्विस का हिसाब से जो सब्जेक्ट होता है किसी कैंडिडेट का, हम उस हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, हम जीएस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, और विशेष तौर से हम पढ़ रहे हैं वनडे एग्जाम और पीसीएस या लोअर पीसीएस तक के लिए। तो इसलिए हम इसमें सिर्फ एक ही थ्योरी की बात करेंगे जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। और कहा जाता है कि आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले की बात है जब 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड का सारा पदार्थ एक बिंदु पर संकेंद्रित था, और उस समय ना तो कोई टाइम था और ना ही कोई स्पेस था, यानी कि ना तो कोई समय था और ना ही कोई स्थान था। तो टाइम और स्पेस की कमी थी या टाइम और स्पेस नहीं था, ऐसे समय में अचानक वो जो बिंदु था जिस पर सारा पदार्थ संकेंद्रित था, अचानक अत्यधिक संकेंद्रण हुआ उस बिंदु पर, और अत्यधिक संकेंद्रण के कारण, अत्यधिक संकेंद्रण का मतलब है कि दाब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और जब अत्यधिक संकेंद्रण हुआ तो उस वजह से अचानक उसमें विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट की जब वो विस्फोट हुआ तो कहते हैं कि उससे ही हमारा ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। यानी कि ये ग्रह, तारे और बहुत सारे उल्कापिंड, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, बहुत सारे धूमकेतु, यानी कि जो भी आप ब्रह्मांड में इस समय देख रहे हैं वो सब की उत्पत्ति आज से 15 अरब वर्ष पहले हुई थी जब ये बिग बैंग हुआ था या ये महाविस्फोट हुआ था। तो ये जो थ्योरी है पहली बार, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भाई ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है वो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यानी कि महाविस्फोट के अकॉर्डिंग, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हुई है, जिसमें कहा जाता है कि संपूर्ण पदार्थ एक बिंदु पर संकेंद्रित था, और ये संपूर्ण पदार्थ क्या था, तो ये संपूर्ण पदार्थ ब्रह्मांड का पदार्थ है, पूरा मैटर है ब्रह्मांड का जो कि एक बिंदु पर संकेंद्रित है, और अचानक इस बिंदु में अत्यधिक संकेंद्रण हुआ और इस वजह से ये बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि महाविस्फोट हुआ और उस महाविस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो उस महाविस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, या आप ऐसे कह सकते हैं कि टाइम और स्पेस की उत्पत्ति भी हुई, टाइम व स्पेस की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में सर्वाधिक मान्य विचार क्या है, तो आप कहेंगे बिग बैंग थ्योरी। और फिर आपसे क्वेश्चन होगा कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी है, तो आप कहेंगे कि 1894-96 के बीच की बात है जब एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेट्रे। इन्हें जॉर्ज लेमेट्रियर भी कहते हैं, कई किताबों में आपने देखा होगा लेमेट्रियर लिखा होता है, लेमेट्रे लिखा होता है। तो जॉर्ज लेमेट्रे थे जिन्होंने ये थ्योरी पहली बार दी है जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। और फिर बाद में आगे चल के एक व्यक्ति हुए, 1967 की बात है जब एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था वैगनर। तो वैगनर ने इस बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या की और अपना समर्थन भी दिया। तो बिग बैंग थ्योरी की व्याख्या वैगनर के द्वारा की गई। तो इस प्रकार से आपको कुछ क्वेश्चन पे विशेष फोकस करना है कि आखिर ये थ्योरी किसकी है ना, ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, तो आप ये थ्योरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं क्या है। और उसके बाद हम कहेंगे कि ब्रह्मांड बन गया।
तो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है उस ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। कहा जाता है कि लगभग 100 अरब आकाशगंगाओं से मिलकर ये ब्रह्मांड बना है। हम ब्रह्मांड के बारे में बहुत ही कम जानकारी कर पाए हैं आज तक। मतलब जो पूरे विश्व के जो बड़े बड़े भूगोलवेत्ता हैं, बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, वो सब मिलकर भी पूरे ब्रह्मांड की जानकारी का मात्र 10% हिस्सा शायद पता कर पाए होंगे। बहुत सारी जानकारी अभी हमसे दूर है, लेकिन लगातार विज्ञान की प्रगति हो रही है, तो जल्द से जल्द जो है ब्रह्मांड की काफ़ी बातें पता कर पाएंगे। लेकिन अभी तक जानकारी यही है कि लगभग 100 अरब गैलेक्सी या 100 अरब आकाशगंगाओं से मिलकर ये ब्रह्मांड बना है, और हर गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। तो ये आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी अथाह, कितना विशाल ब्रह्मांड होगा ये। क्योंकि आप सोचिए कि आप रहते हैं एक शहर में, वो शहर विशाल है, फिर वो शहर एक प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, वो प्रदेश इतना बड़ा है, फिर भारत में कई सारे प्रदेश हैं, फिर भारत जो है दुनिया में कितनी जगह घेरता है सिर्फ, और फिर ये पूरी पृथ्वी पूरे सौरमंडल का एक छोटा सा ग्रह है, और उसके बाद फिर ऐसे सौरमंडल, या आप कह सकते हैं कि हमारा जो तारा है, सूर्य जैसे तारे, वो इससे भी बड़े बड़े तारे हमारी आकाशगंगा में हैं, और फिर हमारी इतनी सारी आकाशगंगाएं हमारी आकाशगंगा के समान जो ब्रह्मांड में विचरण कर रही हैं। तो आप सोच सकते हो कि ब्रह्मांड अथाह है, ब्रह्मांड बहुत विशाल है, जिसे आप सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से भी परे है। लेकिन फिर भी हम जो अपने एग्ज़ाम के हिसाब से अगर देखना चाहें, तो हम एग्जाम के हिसाब से बोलेंगे कि इस ब्रह्मांड में कुल 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। और आपको एक और बात की सावधानी रखनी पड़ेगी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में जो ये विचार दिए गए हैं, उसमें कहा गया है कि 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नए शोध भी कई सारे हुए हैं। जैसे मैंने पहले भी नाम लिया है स्टीफन हॉकिंस का। तो स्टीफन हॉकिंग जो है, उन्होंने एक अपनी किताब लिखी है। उस किताब के अंदर वो बताते हैं कि 15 अरब वर्ष नहीं, बल्कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो आपको याद रखना है कि वैसे 15 अरब वर्ष भी आपको याद रखेंगे, है ना, कि ये जॉर्ज लेमेट्री के अनुसार है कि 15 अरब वर्ष पूर्व ऐसा हुआ, है ना, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। लेकिन जो नए शोध हैं, नए शोधों के अनुसार आपको ये भी ध्यान रखना है, नए शोध के अनुसार आपको ये भी ध्यान रखना है कि लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान रखनी है। ऑप्शन देखने हैं आपको, अगर 15 अरब वर्ष भी लिखा हुआ है, 13.7 अरब वर्ष भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है वो आप जानता है कि नए शोध क्या हैं। तो इसका मतलब आंसर आप ये देंगे जो नए शोध हैं वो। और वरना वैसे 15 अरब वर्ष लिखा है, 14 अरब वर्ष लिखा है, 12 अरब वर्ष लिखा है, तो आप 15 अरब वर्ष ही आंसर देंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये बात। उसके बाद देखो, ब्रह्मांड बहुत सारी आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। ऐसी ही एक आकाशगंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा है, जो कुछ इस प्रकार की दिखती है, यानी कि सर्पिलाकार है उसकी आकृति। तो सर्पिलाकार एक आकृति की एक आकाशगंगा है जिसे हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं, है ना। और ऐसी बहुत सारी आकाशगंगाओं के पुंज होते हैं, कई सारे आकाशगंगाओं के पुंज होते हैं जिन्हें हम सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी कहते हैं। तो ये हमारी एक आकाशगंगा है जिसका नाम है मंदाकिनी। इस मंदाकिनी में ये जो बीच में बिल्कुल सेंटर में है, जहां पर तीनों भुजाएं मिल रही हैं, उसे हम कहते हैं बल्ज। बल्ज का मतलब यहां पर है केंद्र। यानी कि ऐसे क्वेश्चन होगा कि मंदाकिनी के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो मंदाकिनी के केंद्र को कहा जाता है बल्ज। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि जो हमारी आकाशगंगा है उसमें जो केंद्र की तरफ आप जाएंगे तो अचानक जो है तारों का संकेंद्रण बढ़ता जाएगा, यानी कि तारे अत्यधिक संख्या में मिलते जाएंगे। और जैसे आप इस आकाशगंगा के बाहर की तरफ जाएंगे तो तारों की संख्या घटती जाएगी। हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की ओर तारों की सघनता है, जबकि उसकी पूंछ की ओर, टेल की ओर क्या है, तारे जो है कम संख्या में है, यानी कि तारों की विरलता है। ऐसे भी आपसे पूछा जाए कि पुराने तारे आकाशगंगा में कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे केंद्र की ओर, और नए तारे आकाशगंगा में बाहर की ओर पाए जाते हैं। हमारा जो सौरमंडल है वो इस आकाशगंगा की मध्यवर्ती भुजा पर है, यानी कि ये मध्यवर्ती भुजा है इसकी, ये मध्यवर्ती भुजा पर क्या है, हमारा सौरमंडल है, जहाँ हम रहते हैं, या जहाँ हमारा सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, वो सौरमंडल आपको इस मध्यवर्ती भुजा पर मिलेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में कि
हमारी आकाशगंगा जो मंदाकिनी है उसकी किस भुजा पर हमारा सौर मंडल स्थित है? तो आप कहेंगे मध्यवर्ती भुजा पर। और जैसे कि आप आकार देख पा रहे होंगे कि मंदाकिनी का जो आकार है वो आकार कैसा है? तो आप कहेंगे ये आकार है सर्पिलाकार। तो ये सर्पिलाकार आकार है इसका, है ना, मंदाकिनी का। इस बात को याद रखेंगे। सर्पिलाकार का मतलब यही है कि जैसे स्प्रिंग होती है उस तरीके का है और 3 भुजाएं उसकी, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जब हम स्पाइरल कराते हैं अपनी कॉपी को, बाइंडिंग कराते हैं जब कॉपी को, तो उसमें जो पीछे स्प्रिंग की तरह लगा होता है प्लास्टिक का, उसे हम कहते हैं स्पाइरल आकार है। तो वो स्पाइरल आकार की हमारी ये आकाशगंगा है जिसकी मध्यवर्ती भुजा पर आपको सौरमंडल दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस सौरमंडल के आसपास की कुछ चीज़ों की बात करते हैं जो क्वेश्चन पहले आए हुए भी हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन होगा कि सौर मंडल के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? तो सौर मंडल के सबसे नज़दीक का तारा आपको मिलेगा जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटारी। तो प्रॉक्सिमा सेंटारी सौर मंडल का सबसे नज़दीक का तारा है। हालांकि जैसे हमारा एक तारा है जिसका नाम है सूर्य, है ना, तो हमारे सौर मंडल में एक तारा जिसका नाम है सूर्य, बिल्कुल वैसे ही हमारे सौरमंडल के सबसे नज़दीक का तारा, यानी कि सूर्य के अतिरिक्त की बात कर रहे हैं, तो हमारे सौरमंडल का सबसे नज़दीक का तारा जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटारी। अब दूसरे नंबर का सबसे नज़दीक का तारा है जिसका नाम है डॉग स्टार या साइरस स्टार। तो आपको ध्यान रखना है 2 सबसे नज़दीक के तारे आपको ध्यान रखने हैं जो कि हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक के तारे कहलाते हैं। तो डॉग स्टार या साइरस स्टार दूसरे नंबर का सबसे नज़दीक का तारा है, जबकि प्रॉक्सिमा सेंटारी जो है वो पहले नंबर का सबसे नज़दीक का तारा है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये हमारी आकाशगंगा से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अब आपको देखो एक चीज़ है कि इस आकाशगंगा में बहुत सारे अनगिनत तारे हैं और हमारा एक सौरमंडल है। अब हम इस सौरमंडल को जूम करके देखेंगे, यानी कि अब हम इसे हटाकर, पूरी आकाशगंगा हटा के अब अपने सौरमंडल पे फोकस करेंगे। आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि जैसे आप जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तो इसका मतलब ये भी है कि सूर्य भी किसी का चक्कर लगाता है। भले ही आपको ये सुना होगा आपने कि सूर्य तो स्थिर है, हम बिल्कुल सही बात है, जानते हैं, लेकिन सौरमंडल के सापेक्ष सूर्य वाकई में स्थिर है और बाकी सारे ग्रह उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं, है ना, सूर्य का। लेकिन अगर हम देखें कि आकाशगंगा के सापेक्ष, तो आप पाएंगे कि आकाशगंगा के सापेक्ष दरअसल हमारा पूरा सौरमंडल ही चक्कर लगा रहा है। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र के सापेक्ष सौरमंडल या सूर्य चक्कर लगाता है। तो एक क्वेश्चन है कि सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है या उसकी परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो आप कहेंगे कि लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। जैसे हमने पहले बताया आपको कि भाई नए शोधों के अनुसार ये है, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी कई बुक्स जो है वो अलग अलग डाटा देती हैं। तो आपको एक डाटा याद रखना है कि सूर्य को आकाशगंगा की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, या ये पूछा जाए कि सौरमंडल को आकाशगंगा की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, तो आप बताएंगे 22.5 करोड़ वर्ष से लेकर लगभग 25 करोड़ वर्ष। तो दरअसल हमने दोनों चीजें इसलिए दी हैं लिख के आपको कि आपको ऑप्शन देखने हैं। ये थोड़ी सी मुश्किल बात है और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि 25 करोड़ वर्ष ही बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको कई जगह पर आप गूगल करें तब भी आपको ऐसा मिल सकता है कि 22.5 करोड़ वर्ष। बुक्स देखेंगे तो उसमें 25 करोड़ वर्ष भी लिखा है। तो आपको याद रखना है कि 22.5 करोड़ या 25 करोड़ वर्ष लगते हैं सूर्य को आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड को हम एक नाम देते हैं और इसे हम कहते हैं एक ब्रह्मांडीय वर्ष। तो एक ब्रह्मांडीय वर्ष का मतलब क्या है? यहाँ पर एक ब्रह्मांडीय वर्ष का यहाँ मतलब है कि 22.5 करोड़ या 25 करोड़ वर्ष के बराबर है आपका एक ब्रह्मांडीय वर्ष, जिसमें सौरमंडल पूरे आकाशगंगा की परिक्रमा करता है। एक और शब्द देखो, आपने शायद पहले ना सुना हो, एक नया शब्द है जिसे कहते हैं गांगेय वर्ष। एक शब्द है गांगेय वर्ष। तो आपसे कोई क्वेश्चन करे कि एक गांगेय वर्ष क्या होता है, तो आप इसे भी देख लें अच्छे से
कि एक गांगेय वर्ष का यहाँ मतलब क्या है, तो आप कहेंगे कि गांगेय वर्ष का मतलब ब्रह्मांडीय वर्ष के बराबर ही है, या ऐसे बोल सकते हैं कि एक गांगेय वर्ष वो समय होता है जिसमें सौर मंडल या सूर्य आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा पूरा करता है, उस टाइम को हम कहते हैं एक गांगेय वर्ष। ये एक गांगेय वर्ष जो है ना, इसमें जो हमारा सौरमंडल है वो लगभग 230 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। तो 230 किलोमीटर पर सेकंड, आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा गति रहती होगी कि 230 किलोमीटर का मतलब यह है कि दिल्ली पहुंच, मतलब आपने आंखें झपकाई और दिल्ली पहुंच गए, बल्कि दिल्ली से आगे भी निकल जाओगे 1 सेकंड के अंदर। तो इतनी तेज गति है किसकी, हमारे इस सौरमंडल की। तो इस सौरमंडल को पूरी आकाशगंगा की परिक्रमा करने में एक गांगेय वर्ष लगता है या एक ब्रह्मांडीय वर्ष लगता है, और हमारे यहाँ के टाइम के हिसाब से कितना लगता है, 22.5 करोड़ वर्ष या 25 करोड़ वर्ष। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी कि गांगेय वर्ष क्या होता है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक गांगेय वर्ष तो आपने बता दिया, लेकिन अब ये बताओ कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति या बिग बैंग थ्योरी कितने गांगेय वर्ष पहले हुई थी, कोई ये पूछे तो मुझे लगता है मैथमेटिक्स जानने वाले लोग हिसाब किताब लगा के बता सकते हैं, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक गांगेय वर्ष में इतना समय होता है ना, मतलब 22.5 करोड़ वर्ष होते हैं, और लगभग 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो आप हिसाब लगा सकते हैं, मैथमेटिक्स है। लेकिन आप सीधे सीधे याद ही कर लें कि आपसे कोई पूछे कि बिग बैंग थ्योरी कितने गांगेय वर्ष पहले हुई थी, तो आप कहेंगे 61 गांगेय वर्ष पूर्व, यानी कि 61 गांगेय वर्ष पहले बिग बैंग थ्योरी हुई थी या ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो यहां तक तो मुझे लगता है क्लियर होगा सबको। अब कमेंट बॉक्स में लिखते रहा करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आया है समझ में, अच्छा लग रहा है, तो आगे हम बढ़ाएं क्लास को। और उसके बाद देखेंगे आपकी इससे आगे कि ये जो सौरमंडल है इसे आप निकाल लेते हैं और इसे जूम करके देखते हैं कि हमारा सौरमंडल कैसा दिखता है। तो अब सौरमंडल देखते हैं, और सौरमंडल जैसे मैंने कहा था कि एक छोटा सा बिंदु आपको दिखाई दे रहा था हमारी आकाशगंगा में, उसे हम जूम करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और छोटी छोटी बातें, जैसे आपसे कोई कहे कि जॉर्ज लेमेट्रे कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो आप कहेंगे बेल्जियम के थे। कोई इस तरीके से क्वेश्चन करे कि हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, उसकी पड़ोसी आकाशगंगा का नाम क्या है, देवयानी है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें काफ़ी चीज़ें पता भी होती हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार दोहरा देते हैं। अब आप देखिए आगे कि हम ये मान के चलें कि ये है आपका सूर्य, ये सूर्य है, और इस सूर्य के चारों ओर बहुत सारे ग्रह उपग्रह है ना, बहुत सारे खगोलीय पिंड जो है वो परिक्रमा कर रहे हैं या उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, जिनमें सबसे पहला ग्रह आपको दिखाई देगा जिसका नाम है बुध। तो बुध सबसे पहला ग्रह है, जिसे हम इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। उसके बाद फिर बुध के बाद नंबर आता है शुक्र का, जो इससे थोड़ा बड़ा है ना, शुक्र। और फिर शुक्र जिसे हम इंग्लिश में वीनस कहते हैं। उसके बाद फिर शुक्र के जैसा ही दिखता है एक और ग्रह जिसका नाम है पृथ्वी, है ना, पृथ्वी शुक्र के जैसा ही है। और उसके बाद पृथ्वी से छोटा है थोड़ा, इसका नाम है मंगल। और ये 4 ग्रह आपको जो दिखाई दे रहे हैं लगभग पृथ्वी की तरह है। तो इन चारों ग्रहों को हम एक नाम भी देते हैं, और इन चारों ग्रहों को हम कहते हैं पार्थिव ग्रह। तो ये चारों ग्रह पार्थिव ग्रह हैं, है ना, क्योंकि पृथ्वी की तरह दिखते हैं, है ना, तो इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद हर ग्रह पर हम बात करेंगे, हर ग्रह के बारे में मैं आपको बहुत सारी बात बताऊंगा। तो देखो, फिर उसके बाद मंगल ग्रह के बाद बहुत सारे क्षुद्र ग्रह आपको दिखाई देते हैं, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह यहाँ पर। क्षुद्र ग्रह का मतलब यह है कि जो ग्रह बनने की प्रक्रिया में पीछे छूट गए और वो ग्रह नहीं बन पाए। उनके ग्रह ना बनने का जो कारण है वो ये है कि वो गोलाई नहीं ले पाए, या आप ऐसे कह सकते हैं कि उनके जो टुकड़े हैं क्षुद्र ग्रहों के, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, उनके अंदर इतना गुरुत्वाकर्षण नहीं था जो वो एक जगह संकेंद्रित हो पाते। तो अगर कोई आपसे कहे कि पृथ्वी गोल क्यों है या कोई भी ग्रह गोल क्यों है, तो आप कहेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो ये सभी जो क्षुद्र ग्रह हैं वो गोलाई में आने से रह गए और इस वजह से वो ग्रह बनने की प्रक्रिया में पीछे छूट गए। लेकिन फिर भी हम उन्हें क्षुद्र ग्रह ही क्यों कह रहे हैं, ये भी एक सवाल हो सकता है कि क्षुद्र ग्रह कहने का कारण क्या है। हम उन्हें बिल्कुल इस श्रेणी से ही निकाल देते, है ना, जैसे हम उसे कुछ और नाम दे सकते थे, उपग्रह कह देते या धूमकेतु कुछ कह देते, लेकिन हम फिर भी क्या कह रहे हैं, उन्हें एस्ट्रॉइड्स या क्षुद्र ग्रह कह रहे हैं। दरअसल उसका कारण यह है कि किसी भी ग्रह के लिए, ग्रह बनने के लिए या ग्रह की उपाधि लेने के लिए उसके बाद दो शर्तें होनी चाहिए, 2 शर्तें पूरा करना चाहिए उसे। पहली शर्त तो यह है कि भाई उसके अंदर गोलाई होनी चाहिए,
तो इनमें गोलाई तो है नहीं। लेकिन दूसरी जो शर्त है वो ये है कि सूर्य की चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा कर रहा हो, तो उसे कहते हैं हम ग्रह। तो ग्रह बनने की जो दूसरी शर्त है वो ये पूरी कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें भले ही ग्रह नहीं कह पा रहे हैं लेकिन क्षुद्र ग्रह इसी वजह से कह रहे हैं कि ग्रह बनने की प्रक्रिया में पीछे छूटने के बाद भी ये निश्चित कक्षा में परिक्रमा कर रहे हैं, किसकी? सूर्य की। तो इसलिए इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो देखो अब ये होगा क्षुद्र ग्रह, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे एस्ट्रॉइड्स। अब इसके बाद आता है सबसे बड़ा ग्रह यहां पर, जिसका नाम है बृहस्पति। तो बृहस्पति जो ग्रह है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं जुपिटर। बृहस्पति के बाद फिर नंबर आता है इससे थोड़ा छोटा है, जिसका नाम है सैटर्न, यानी कि शनि। शनि, और शनि के बाद उससे थोड़ा छोटा, जिसका नाम है अरुण, और उसके बाद नंबर आता है इससे थोड़ा छोटा, जिसका नाम है वरुण। आप देखो कम से कम चित्र के माध्यम से आपको ये तो समझ में आ ही जाएगा कि इन ग्रहों के आकार कैसे हैं। जैसे देखो हमने ये बनाया है, जो बुध है वो सबसे छोटा ग्रह है, तो देखने में भी सबसे छोटा ही लग रहा होगा आपको। थोड़ा सा अंतर है, आर्ट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको देखने में कोई समस्या मुझे लगता है होगी नहीं। तो बुध जो है, जिसे हम इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, वो सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र जो है उससे थोड़ा बड़ा है, परंतु पृथ्वी के बराबर का है, लगभग आकार पृथ्वी के जैसा ही है। और मंगल जो है वो पृथ्वी से थोड़ा छोटा है। तो आप देखो लगभग ये चारों ग्रह ना एक जैसे दिखते हैं। एक जैसे का मतलब है कि पृथ्वी की तरह दिखते हैं, इसलिए इन चारों ग्रहों को एक नाम देते हैं और इन चारों ग्रहों को हम कहते हैं पार्थिव ग्रह। तो ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। इसी तरीके से आप देखो ये जो ग्रह हैं, जितने भी ये ग्रह हैं आप इन्हें देख रहे हैं, तो ये सब बड़े बड़े ग्रह हैं और बृहस्पति तो सबसे ही बड़ा ग्रह है। तो ये सभी ग्रह जो है ना, बड़े ग्रह होने की वजह से इन्हें सुपीरियर ग्रह भी कहते हैं। मतलब बड़े ग्रह हैं इसलिए सुपीरियर ग्रह कहते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात देखो, ये जो बीच में ये पॉइंट है जिसे हम क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, ये जो क्षुद्र ग्रह हैं बहुत सारे, इनके इस तरफ यानी कि बाहर की तरफ बहुत सारे, मतलब 4 ग्रह हैं और अंदर की तरफ 4 ग्रह हैं। तो बाहर की तरफ होने की वजह से इन ग्रहों को एक नाम देते हैं, चारों को, जिन्हें हम कहते हैं आउटर प्लैनेट या बाह्य ग्रह। ठीक है। फिर इसी तरीके से ये वाले जो ग्रह हैं ये सब अंदर की तरफ हैं, तो इसलिए इन्हें कहते हैं हम इनर प्लैनेट, यानी कि आंतरिक ग्रह। ठीक है। अब देखो इन सारे ग्रहों के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं जो आपको एक एक करके बताए जाएंगे। कोशिश कर रही हैं कि आप उन सारे फैक्ट को देखते भी जाएं, मतलब सुने और स्क्रीन पर भी देखें। कोशिश करेंगे स्क्रीन पे आए, वरना अगर स्क्रीन पर नहीं भी आता तब भी मैं बोल तो रहा ही हूँ आपके सामने सारे, तो जब मैं बोलूँगा तो आप अपनी कॉपी में नोट भी करते जाएं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको जरूर मिलते हैं वनडे एग्जाम में, इसलिए। और सब ज़्यादातर वन लाइनर जैसे हैं, लेकिन वन लाइनर होने के अलावा आपको थोड़ा सा ये भी सोचना है कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कोई बता दे कि भाई सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है, लेकिन क्यों है? आखिर कारण तो होगा कोई। ऐसी आपसे कोई कहे कि भाई बुध है जिसका तापांतर सबसे ज़्यादा है, तो क्यों है? आखिर कोई कारण होगा। तो वो कारण भी आपको ध्यान रखना है कि किस वजह से, क्या है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बुध की। तो आप बुध ग्रह को देखेंगे तो आप बुध ग्रह तो सबसे पहले आपको साफ साफ दिख रहा है कि सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है और सबसे छोटा भी है। तो इसके यही फैक्ट हो गए सबसे पहले तो, कि बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है। फिर दूसरा फैक्ट है उसका कि बुध जो है वो साइज में सबसे छोटा है, सबसे छोटा ग्रह कहलाता है, सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक भी है। फिर आप देखो जब सर्वाधिक नज़दीक है तो इसका मतलब परिक्रमा सबसे जल्दी करेगा वो, तो फिर सूर्य की सबसे जल्दी परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध। इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो बुध है उसका परिक्रमण काल सबसे कम है ना, परिक्रमण काल सबसे कम कितना है? तो आप कहेंगे 88 दिन। तो 88 दिन का क्या है उसका परिक्रमण काल है, यानी कि 88 दिन 1 वर्ष के बराबर है। 1 वर्ष जो है वो 88 दिन के बराबर है किसका? बुध का। तो बहुत जल्दी 1 साल पूरा हो जाता है वहाँ पर। ऐसी घूर्णन काल यानी कि अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेता है? तो आप कहेंगे अपनी धुरी पर घूमने में लगभग ये 58 या 59 दिन लेता है। दरअसल हमने ये 58 या 59 दिन इसलिए लिखा है क्योंकि सेम यही एनसीईआरटी में लिखा है, वरना 58.5 दिन के आसपास टाइम है।
तो 58 या 59 दिन एनसीईआरटी की 6 क्लास की एनसीईआरटी उसमें लिखा हुआ है, तो हमने इसीलिए वही लिखा है सेम टू सेम, बिल्कुल एनसीईआरटी पर ही ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, तो हमने इसीलिए वो लिख दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि लगभग 58 या 59 दिन का समय लेता है ये ग्रह, जिसे हम बुध के नाम से जानते हैं। आप खुद सोच के देखिए कि अगर कोई ग्रह 58 या 59 दिन ले रहा है अपने घूर्णन काल में, यानी कि अपनी धुरी पर घूमने में, तो इसका यही मतलब है कि अपनी धुरी पर घूमने में वो 58 या 59 दिन ले रहा है, तो इसका मतलब उसका एक दिन 58 या 59 दिन के बराबर है, और वो सूर्य के सामने उसका एक भाग लगभग 29 दिन तक रहेगा, और 29 दिन तक जो पिछला वाला भाग है वो अंधेरे में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर तापमान अत्यधिक हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ तापमान बहुत कम, यानी कि माइनस में चलेगा, और इधर बहुत ज़्यादा तापमान है ना, 300 डिग्री सेल्सियस 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाएगा। तो इससे ये पता लगता है हमें कि बुध का जो तापांतर है वो बहुत ज़्यादा है। भाई तापमान में अंतर कि इधर एकदम अचानक बहुत गर्म, लेकिन जब 29 दिन बाद इधर आएगा है ना, तो उधर वाला हिस्सा जो होगा, पीछे वाला हिस्सा, वो बहुत ज़्यादा ठंडा। तो इसीलिए कहते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका तापांतर सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध, है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक गर्म ग्रह नहीं कहेंगे हम इसे, लेकिन सबसे ज़्यादा तापांतर वाला ग्रह कहेंगे। फिर देखो दूसरी विशेषता है इसकी कि इस ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। अब इसकी देखिए एक और विशेषता है, और वो विशेषता यह है कि इसका कोई उपग्रह नहीं है। आपको इस तरह के और भी ग्रह दिखाई देंगे जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो उपग्रह नहीं है, इसका कोई चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक है, इसका घूर्णन काल जो है वो अत्यधिक है, सर्वाधिक नहीं बोल रहे हम, लेकिन काफ़ी ज़्यादा 58 या 59 दिन है, लेकिन परिक्रमण काल सबसे कम है। तो ऐसे कई सारे फैक्ट हैं जो आप इससे ध्यान रख सकते हैं। जैसे देखो एक और फैक्ट है कि इस पर वायुमंडल भी नहीं है, इस पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है। तो ये सब विशेषताएं किसकी हैं? बुध की हैं। आप एक बार स्क्रीन पे भी देख लीजिए, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, वो आप स्क्रीन पे देख लीजिए बुध के बारे में। अब इसके आगे बढ़ते हैं, अगला ग्रह देखते हैं शुक्र। शुक्र के बारे में देखिए, शुक्र ग्रह के बारे में आप देखो कि देखो सूर्य के दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर, सूर्य से दूसरे नंबर की दूरी पर है, लेकिन पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है। और आपको देखो इसमें चित्र में भी दिख रही होगी, सबसे ज्यादा नजदीक है पृथ्वी इसके। तो पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक होने के कारण ये पृथ्वी पर खड़े किसी व्यक्ति को ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा, इसीलिए हम कहते हैं कि ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। इसे सुबह और शाम का तारा भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वीवासी को आसानी से दिखाई देगा। फिर दूसरी बात कि ये सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो गर्म होने का जो कारण है वो ये है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण शुक्र जो है सर्वाधिक गर्म ग्रह कहलाता है। और एक बात सेम है बुध की तरह कि इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, तो कोई इसका चंद्रमा या कोई इसका उपग्रह नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये पृथ्वी की तरह दिखता है, तो पृथ्वी की तरह दिखने के कारण इसे हम पृथ्वी सादृश्य ग्रह भी कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की तरह दिखने वाला ग्रह कहा जाता है। आप इसके अलावा ये भी ध्यान कर सकते हैं कि क्योंकि ये पृथ्वी की तरह दिखता है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। तो पृथ्वी की बहन या पृथ्वी सादृश्य ग्रह, पृथ्वी की बहन या पृथ्वी सादृश्य ग्रह किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे शुक्र को कहते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्ट हैं, आप एक बार स्क्रीन पर देखो, आपके सामने आएगा, उसे जरूर देखें, शॉर्ट में ही लिखा हुआ है, तो उसे एक बार पढ़ लें जरूर कि हमने शुक्र के बारे में क्या क्या कहा है आपसे। जैसे देखिए आप उसमें घूर्णन काल आप ध्यान से देख सकते हैं कि घूर्णन काल जो है ना और परिक्रमण काल वो लगभग आपको समान दिख रहा होगा। ध्यान से देखिए आप, उस पर एक साइन बन के भी आ रहा है, वहां पर देखिए आपकी घूर्णन अवधि जो है वो 243 दिन की है, 243 डेज की है, जबकि जो परिक्रमण काल है वो लगभग 225 दिन का है। इसका मतलब यही है कि शुक्र पर दिन और पूरा साल लगभग एक बराबर है, यानी घूर्णन और परिक्रमण लगभग एक बराबर है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे चंद्रमा के साथ भी सेम ही कंडीशन है कि चंद्रमा की जो घूर्णन अवधि है और परिक्रमण अवधि है वो लगभग बराबर है, बिल्कुल ऐसी यहाँ पर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक और देखिए इसमें एक तथ्य है जो आप ध्यान से पढ़ें कि पूरब से पश्चिम की तरफ इसका घूर्णन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा ग्रह ऐसा है जहाँ पर, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि जहां पर सूर्य उदय पश्चिम में होगा, जबकि हमारे यहाँ सूर्य उदय कहाँ पूरब में होता है पृथ्वी पर, लेकिन यहाँ सूर्य उदय कहाँ होगा? पश्चिम में, क्योंकि इसकी जो घूर्णन की दिशा है वो पृथ्वी के विपरीत है, यानी कि ये क्लॉकवाइज घूमता है इसलिए। तो पूरब से पश्चिम घूर्णन के कारण सूर्योदय इसके पश्चिम में होगा।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत सारे तथ्य आपने शुक्र के बारे में देख लिए हैं, तो शुक्र के बारे में आप जरूर बहुत सारी चीज़ें याद रखें। और मैंने अब तक देखा है जो क्वेश्चन आए हैं वो शुक्र के बारे में अधिक क्वेश्चन आते हैं अन्य ग्रहों की अपेक्षा। अब देखिए आप शुक्र के बाद हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को फिलहाल हम छोड़ रहे हैं, पृथ्वी को हम नहीं करेंगे क्योंकि पृथ्वी के बारे में हम बहुत सारी बातें अलग से करेंगे। तो ये तो हमारा ही ग्रह है, इसलिए पृथ्वी के बारे में उसकी सारी चीज़ें अक्षांश देशांतर धरातल मतलब स्थल वगैरह सब उसी में करना है, हमें पृथ्वी देखनी है। इसलिए इस ग्रह को हम छोड़ रहे हैं, मंगल पे आते हैं क्योंकि यहाँ का सौरमंडल खत्म हो जाएगा, फिर हम पृथ्वी पे पहुँच जाएंगे। तो देखिए आप मंगल की बात करते हैं। देखिए हर चीज़ जो है ना सीक्वेंस में अच्छी लगती है, तो आपको सीक्वेंस देखना है कि हमने पहले ब्रह्मांड की बात की, हल्के फुल्के में निपटा दी, फिर हमने गैलेक्सी की बात की यानी कि अपनी आकाशगंगा की, उसमें थोड़ी सी 2-4 बातें ज़्यादा कर ली, फिर हम आए कहाँ अपने सौरमंडल पर। तो आप देख रहे हो सौरमंडल में हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं दुनिया भर की, और फिर आएंगे हम अपनी पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर हम बहुत ही सारी बातें करेंगे, मतलब बहुत सारे फैक्ट देखेंगे, नदियाँ पहाड़ रेगिस्तान सारी चीज़ों की बात करेंगे, हर महाद्वीप पर जाएंगे, हर महाद्वीप में हर देश में जाकर देखेंगे कि वहाँ क्या है, और उसके बाद फिर हम पृथ्वी से फिर अपने देश में आएंगे, तो देश के बारे में फिर और ज़्यादा जानकारी करेंगे। और आप जानते हैं उसके बाद फिर जब देश में आते हैं तो फिर अपने राज्य पहुंचते हैं, यानी कि यूपी में यूपी स्पेशल पढ़ते हैं फिर हम। तो ये क्या एक सीक्वेंस है, आप जैसे जैसे अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ज़्यादा जानकारी कर रहे हैं, लेकिन बस यूपी तक ही सीमित रहना। यूपी के बाद फिर अपने शहर के बारे में कोई जानकारी इतनी इकट्ठी करने की आवश्यकता नहीं है, बस इसी सीक्वेंस के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ते पे, और आपके पास जो जानकारी होगी वो भी उपयोगी होगी, जो आपके एग्जाम में आपको मदद करेगी। तो आगे बढ़ते हैं मंगल ग्रह के बारे में। आप मंगल ग्रह को देख सकते हो कि मंगल ग्रह अन्य ग्रहों से तो छोटा है, यानी कि बुध से तो बड़ा है लेकिन बाकी से छोटा है। और मंगल ग्रह की विशेषता है कि इसके ऊपर आप स्क्रीन पे देखिए कि इसके मंगल ग्रह पर अत्यधिक लोहा पाया जाता है, यानी कि FeO फेरस ऑक्साइड की अधिकता के कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ये इसकी विशेषता है। दूसरा देखो एक और तथ्य है बहुत महत्वपूर्ण, ये पर्वत के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात स्रोत जो हमारे पास है उसके अनुसार सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसका नाम है निक्स ओलंपिया। इसके अलावा जो सबसे गहरी खाई है वहां पर उसका नाम है मैरी नेरिस, यानी कि सबसे गहरी घाटी या सबसे गहरा स्थान कह सकते हो आप कहां पर मंगल ग्रह पर, उसका नाम है मैरी नेरिस। और जो ये निक्स ओलंपिया मैंने नाम लिया, दरअसल ये माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है, तो लगभग 24-25 हज़ार मीटर की ऊंचाई होगी। तो सबसे ज्यादा ऊंचा पर्वत जो है वो इस समय वर्तमान में क्या है, वो है मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया। इसके अलावा देखो एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको मंगल ग्रह के बारे में ध्यान रखना है, वो ये कि मंगल ग्रह का जो झुकाव है वो 25 डिग्री का झुकाव रखता है मंगल ग्रह, यानी कि मंगल ग्रह का झुकाव 25 डिग्री का वो उतना ही है जितना लगभग पृथ्वी का है। पृथ्वी का 23.5 डिग्री झुकाव है अपना अक्षीय झुकाव, और मंगल ग्रह का जो अक्षीय झुकाव है वो कितना है 25 डिग्री का। तो लगभग पृथ्वी और मंगल का दिन और रात लगभग बराबर रहते हैं, मतलब पूरी तरह नहीं लेकिन लगभग 24 घंटे का ही दिन रहता है मंगल पे भी, और बिल्कुल जैसे पृथ्वी पर रहता है ना, लगभग में तो थोड़ा सा ज़्यादा है हालांकि उसका मंगल का। तो इसलिए याद रखेंगे कि मंगल और पृथ्वी के दिन और रात लगभग एक जैसे ही हैं, बराबर ही हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य और वो है मंगल ग्रह के उपग्रह। दरअसल मंगल ग्रह के जो उपग्रह हैं वो हम इसलिए भी कर रहे हैं कि अब तक जो आपने दोनों ग्रह जो देखे बुध और शुक्र, उनका कोई उपग्रह नहीं था, पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है यानी कि चंद्रमा मून। और ये जो मंगल ग्रह है इसके पहली बार आप देख रहे हैं कि अब तक जो ग्रह देखे उनमें पहला ग्रह आ रहा है जिसके 2 उपग्रह हैं। उसके बाद तो उपग्रह बढ़ते ही जाएंगे सबके, लेकिन यहाँ पर मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं जिसमें एक का नाम है डिमोस और एक का नाम है फोबोस। और इनमें से डिमोस विशेष तौर से याद रखना है आपको, क्योंकि डिमोस एक ऐसा उपग्रह है जो कि सबसे छोटा उपग्रह कहलाता है पूरे के पूरे सौरमंडल में। तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिमोस। आप डिमोस को ऐसे याद रखें, डिमोशन मतलब नीचे चले जाते हैं ना, डिमोशन हो जाता है किसी का तो नीचे चले जाते हैं, यानी कि छोटा उपग्रह है जिसका नाम है डिमोस। मुझे लगता है कि मंगल ग्रह के बारे में आपके पास बहुत सारे तथ्य हो गए। अब मंगल ग्रह के बाद हम बात करने वाले हैं बृहस्पति की। क्षुध ग्रह के बारे में सिर्फ आप इतना, वही जो मैंने आपको शुरू में बताया भी था कि क्षुध ग्रह का यहाँ पर मीनिंग क्या है, तो आप याद रखेंगे कि क्षुध ग्रह का मतलब यहाँ पर है कि ऐसे ग्रह जो ग्रह बनने की प्रक्रिया में पीछे छूट गए और वह गोलाई ग्रहण नहीं कर पाए, इसलिए हम उन्हें क्षुध ग्रह कह रहे हैं। उसके बाद देखो क्षुध ग्रह के बाद है बृहस्पति। तो बृहस्पति को आप देख सकते हो आकार के हिसाब से, और आकार के हिसाब से इसके बहुत सारे तथ्य आकार पे ही निर्भर है। जैसे बृहस्पति को स्क्रीन पे आप देखो कि बृहस्पति को गुरु ग्रह भी कहा जाता है, बृहस्पति को गॉड प्लैनेट भी कहते हैं,
बृहस्पति को तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो कि अपने अक्ष पर बहुत तेज गति से घूर्णन करता है और दरअसल वो मात्र 9 घंटे 55 मिनट के अंदर एक घूर्णन पूरा कर लेता है। यानी कि उसका एक दिन कितना है, 9 घंटे 55 मिनट का। कितना बढ़िया है वहां पर कि अचानक सुबह उठे, पता चला कि थोड़ा सा मुंह हाथ धोया, नहाए धोए, तब तक पता चला रात हो गई, क्योंकि वहां पर दिन पूरा एक दिन जो मतलब दिन जो होगा वो मात्र 4.5 पौने 5 घंटे का हो पाएगा, है ना। और जबकि जो रात होगी वो भी इतनी 4.5 पौने 5 घंटे की। तो आप सोचिए कब आदमी नहाएगा, कब खाएगा, है ना। बहुत जल्दी दिन समाप्त हो जाता होगा वहां पर। तो बड़ा अच्छा है ना। इतनी जल्दी जल्दी दिन बीतते होंगे तो आदमी को टाइम तो पता ही नहीं चलता होगा। तो इसलिए बृहस्पति के बारे में जरूर याद रखें कि सबसे छोटा दिन या सबसे कम अवधि का दिन कहाँ होता है, या सबसे कम घूर्णन काल किसका है, तो आप कहेंगे बृहस्पति का है, 9 घंटे 55 मिनट का। आगे देखिए बृहस्पति के बारे में कुछ और तथ्य भी हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर कि बृहस्पति के कुल जो उपग्रह हैं उनकी संख्या है 79, यानी कि 79 उपग्रह हैं बृहस्पति के। तो बृहस्पति के जो उपग्रह हैं वो अब से लगभग 1 साल पहले तक हम कह सकते थे कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है, तो हम कहते थे बृहस्पति, जिसके 79 उपग्रह हैं। लेकिन पिछले ही साल की बात है 2020 की, जब हमें ये खबर मिली कि बृहस्पति के स्थान पर शनि के उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा हो गई है। तो आगे हम शनि देखने वाले हैं, तब देखेंगे उसमें शनि के उपग्रह कितने हैं। लेकिन अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि 79 उपग्रहों के साथ बृहस्पति दूसरे नंबर पर है उपग्रहों की संख्या के मामले में। इसके बाद देखिए आगे कि जो बृहस्पति है उसके 2 फेमस उपग्रह हैं, जिनमें एक का नाम है गनीमेड और एक का नाम है यूरोपा। गनीमेड यूरोपा हमें इसलिए याद रखना है, इनमें से गनीमेड महत्वपूर्ण है। तो गनीमेड इसलिए याद रखना क्योंकि गनीमेड एक ऐसा उपग्रह है जो कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कहलाता है, उसे हम कहते हैं गनीमेड। तो आप ऐसे याद कर लो, गनी भाई, तो गनी भाई सबसे बड़े हो गए, तो बोलते हैं गनी भाई क्या हाल है, तो गनी भाई क्या है, सबसे बड़े हैं। और डिमोस, वो डिमोशन से याद रखेंगे आप कि डिमोस सबसे छोटा है। तो एक सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का कौन सा और एक सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए कुछ और तथ्य हैं बृहस्पति के बारे में। जैसे बृहस्पति को पर एक धब्बा पाया जाता है जिसे हम बृहद धब्बा कहते हैं, और ये माना जाता है कि बृहस्पति में कुल मिला के इतना बड़ा है बृहस्पति ग्रह कि उसमें 1300 पृथ्वी एक साथ आ सकती हैं। तो आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है, या 1300 गुना या पृथ्वी से कितना बड़ा है बृहस्पति, तो आप कहेंगे पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है बृहस्पति। इसका पलायन वेग वैसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हमने लिख दिया है स्क्रीन पर, तो आप जरूर देख लें कि पलायन वेग जो है इसका सबसे ज़्यादा है, और पलायन वेग कितना है, 59.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो सर्वाधिक पलायन वेग वाला जो ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, शनि को देखते हैं। शनि ग्रह, शनि को आप देखो ध्यान से देखोगे तो शनि के ऊपर ये जो आपको हेड की तरह दिखता है, मतलब ऐसा दिखता है जैसे कोई व्यक्ति गोल वाली टोपी लगाकर खड़ा हुआ है, यानी कि हेड लगा के खड़ा हुआ है। दरअसल ये हैं उसके ऊपर पाए जाने वाले वलय। वलय का मतलब होता है रिंग। बहुत सारे वलय पाए जाते हैं, बहुत सारे रिंग पाए जाते हैं, और इन सभी वलयों में जो सबसे बड़े वलय हैं वो है 7, यानी कि प्रमुख वलय कितने हैं शनि पर, तो उनकी संख्या है 7। और इन सभी वलयों के नाम भी हैं, जैसे ABCDEFG, तो ऐसे करके इनके नाम है कि ए वलय, बी वलय, सी वलय, ऐसे करके। तो आपको याद रखना है कि वलय जिस पर पाए जाते हैं वो कौन सा ग्रह है, वो है शनि। दरअसल शनि जो है ग्रह है, आप स्क्रीन पे देखिए फैक्ट जो है इसके शनि के बारे में। दरअसल जो शनि ग्रह है वो गैसों से निर्मित है, तो गैसों से बना हुआ एक गोला है जिसे हम शनि ग्रह के रूप में जानते हैं। इसी वजह से इसका घनत्व जो है सबसे कम है, तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, इसका नाम है शनि। और अपने अक्ष पर बहुत तेज घूर्णन करता है, लेकिन देखो ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि तीव्र घूर्णन करता है, परंतु बृहस्पति से ज़्यादा तेज नहीं करता है, लेकिन बहुत तेज घूर्णन करता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि गैसों से निर्मित है, इसलिए ये उत्तर और दक्षिण, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरफ से थोड़ा चपटा रहता है, तो इसलिए शनि को लोग चपटा ग्रह भी कहते हैं। तो शनि को चपटा ग्रह भी कहा जाता है। और इसके अलावा ये इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। टाइटन एक ऐसा उपग्रह है शनि का जिसके ऊपर अपना स्वयं का वायुमंडल है, वरना देखो आप चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, लेकिन टाइटन एक ऐसा उपग्रह है शनि का जिसके ऊपर स्वयं का वायुमंडल पाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी मैंने कही कि भाई इसका एक उपग्रह है टाइटन, तो उसी वजह से आप मुझे याद आ गया और आपको भी ध्यान रखना है
कि शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके सर्वाधिक ज्ञात उपग्रह हैं और उनकी संख्या है 82। विशेष तौर से याद रखेंगे ये बात, क्योंकि ये पिछले साल ही बढ़ी है संख्या, इसलिए कि 20 नए उपग्रहों की का पता लगा है और ये उम्मीद है कि आने वाले समय में शनि के और भी उपग्रह मिल सकते हैं। ऐसा वैज्ञानिक आशंका या उम्मीद जता रहे हैं कि आगे भी और नए उपग्रहों की संख्या बढ़ सकती है। तो फिलहाल तो आपको आज तक की तारीख में आपको याद रखना है 82 उपग्रह के साथ शनि पहले नंबर पर है, 79 उपग्रहों के साथ बृहस्पति दूसरे नंबर पर है। उसके बाद देखिए अब आगे बढ़ते हैं और शनि के बारे में देखो कुछ और जैसे बातें आप कर सकते हैं। आपसे कोई पूछे कि भाई ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे अगर समुद्र में डाल दिया जाए तो वो डूबेगा नहीं, तो बाकी सारे ग्रह डूब जाएंगे, लेकिन शनि एक ऐसा ग्रह है जो कि अगर समुद्र में डाल दिया जाए तो वह डूबेगा नहीं किसी भी हालत में, तो वह तैरता रहेगा। तो एकमात्र ऐसा ग्रह जिसका घनत्व इतना कम है कि वह समुद्र में डूब नहीं सकता। आप जानते हैं कि समुद्र में कोई चीज़ या किसी भी जल में अगर कोई चीज़ नहीं डूबेगी तो इसका मतलब यह है कि उसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम है। तो अगर घनत्व कम होगा तो इसका मतलब वो डूबेगी नहीं। ऐसा एक प्रयोग आप घर पे भी करके देख सकते हैं। जैसे आप एक बड़े से कटोरे में, एक बड़े से बाउल में आप जो है अंडा डाल दें पानी में, पानी भर के, तो वो अंडा डूब जाएगा, लेकिन उस जल में बहुत सारा आप जो है नमक घोल लें और उसका नमक बहुत सारा घोलने पर क्या हो जाएगा, उसकी लवणता बढ़ जाएगी, उसका घनत्व बढ़ जाएगा। अगर पानी का घनत्व बढ़ जाएगा तो वो अंडा जो है फिर डूबेगा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा घनत्व बढ़ा दें आप तब, तो घनत्व जो है वो अंडे से ज़्यादा हो जाए पानी का। इसी तरीके से यहाँ पर कि शनि क्यों नहीं डूबेगा, तो आप कहेंगे कि समुद्र के पानी का घनत्व शनि के घनत्व से ज़्यादा है, इसलिए एकमात्र ऐसा ग्रह जो डूबेगा नहीं वो है शनि। अब अगला ग्रह देखिए जिसका नाम है अरुण। तो अब अरुण की बात करते हैं। अरुण ग्रह जो है उसके बारे में देखिए विशेष बात है कि एक तो इसके ऊपर मीथेन गैस पाई जाती है, तो मीथेन गैस की बहुत अधिकता है, मीथेन गैस काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। दूसरी एक और विशेषता है इसकी कि इसका जो झुकाव है वो अत्यधिक है। तो अत्यधिक झुकाव है और वो झुकाव कितना है, वो झुकाव इतना है जितना कि भारत की प्रधान याम्योत्तर रेखा है, देशांतर रेखा है, जिसका कितना डिग्री है आप जानते होंगे, 82.5 डिग्री। तो भारत की टाइमलाइन 82.5 डिग्री है, तो अरुण का जो झुकाव है वो भी 82.5 डिग्री है। तो 82.5 डिग्री क्या है, अरुण का अपना अक्षीय झुकाव है। तो लोग इसे कई बार ऐसे बोल देते हैं, किताब में लिखा होता है 90 डिग्री, मतलब राउंड फिगर में बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रह जो है ना बहुत ज़्यादा झुका हुआ है। अब पृथ्वी 23.5 डिग्री से कितनी झुकी है, इतनी सिर्फ, है ना, अपने अक्ष से इतनी, जबकि ये कितना झुका है, बहुत ज़्यादा, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। और अत्यधिक झुकाव की वजह से ये डिस्क की तरह दिखता है। जैसे डिस्क होती है, जैसे डीवीडी प्लेयर आपने चलाया होगा, कभी सीडी प्लेयर चलाया होगा, तो उसमें जो डिस्क होती है उसकी तरह दिखता है दूर से। तो क्योंकि मीथेन गैस की अधिकता है, ऊपर से लेटा हुआ भी है, इसलिए इसे हरी डिस्क के समान दिखने वाला ग्रह कहते हैं। तो हरी डिस्क के समान दिखने वाला ग्रह कौन सा है, तो आप कहेंगे अरुण। दूसरी बात देखो, एक और तथ्य आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा अरुण के बारे में, नीचे की तरफ आप देखिए, उस पर लिखा होगा कि अरुण एक ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन और परिक्रमण दोनों शुक्र के समान है। यानी कि यहाँ पर भी सूर्य उदय जो होगा वो कहाँ होगा, पश्चिम में होगा, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा अरुण पर भी वलय पाए जाते हैं। जैसे आप शनि पर वलय देखे थे आपने, शनि पर तो बहुत सारे वलय पाए जाते हैं, लेकिन अरुण पे लगभग 10 वलय पाए जाते हैं और इन 10 वलयों के नाम अल्फा बीटा गामा करके हैं, है ना। तो आपसे आप अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई सर्वाधिक वलय कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे शनि ग्रह पर। लेकिन दूसरा ग्रह कौन सा है जिस पर वलय पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे अरुण पर। तो अरुण एक ऐसा ग्रह भी है जिसके ऊपर वलय पाए जाते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़ते हैं अब। और अगर कोई ये पूछ ले, वैसे तो ये कम ही आते हैं देखो इनके उपग्रह, लेकिन आपसे कोई कहे कि अरुण के कितने उपग्रह हैं, तो आप कहेंगे इसके अरुण के 27 उपग्रह हैं, 27। और देखो उपग्रहों की जो संख्या है ना, उसकी दिक्कत यह है कि ये बढ़ती रहती है ना, नए उपग्रह मिलते रहते हैं तो फिर जोड़ते रहते हैं। तो हम अभी जब वीडियो बना रहे हैं तब तक की बात कर रहे हैं हम, तो अभी वर्तमान में इसके 27 उपग्रह ज्ञात उपग्रह हैं अरुण के। तो आप देखो वैसे ग्रहों के मामले में अगर कोई पूछे कि क्रम लगाओ सर्वाधिक ग्रह किसके हैं, तो आप कहेंगे शनि पहले नंबर पर, फिर बृहस्पति है, फिर अरुण है ना, जिनके उपग्रह सबसे ज़्यादा है। अगर मैंने कहीं ग्रह बोल दिया तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि उपग्रह याद रखना है कि उपग्रह की बात करें तो सर्वाधिक उपग्रह वाले ग्रह कौन से हैं, ये 3 हैं, जिनमें पहला शनि, फिर दूसरा बृहस्पति और तीसरा अरुण। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं, वरुण के बारे में बात करते हैं। वरुण देखिए लास्ट ग्रह है वरुण। तो वरुण के बारे में देखिए 2-3 बातें बिल्कुल अरुण की तरह ही है। दरअसल वरुण पे भी मीथेन गैस पाई जाती है
और वरुण पर जो मीथेन गैस पाई जाती है इस वजह से वो ठंडा भी है अधिक। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि मीथेन की मात्रा वरुण की अपेक्षा अरुण पे ज़्यादा है, इसलिए सर्वाधिक ठंडा ग्रह जो कहलाता है वो अरुण कहलाता है। यहाँ पर एक और बात कई बार बच्चों ने पूछा है, नहीं सर हमें तो कहीं पे पढ़ने को मिला या हमें किसी ने लिखवाया था कि वरुण अत्यधिक ठंडा है, तो इसका कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि रिकॉर्ड तापमान की जो गिरावट है, यानी कि जो माइनस रिकॉर्ड तापमान है वो कहाँ पर है, अरुण पर। यानी कि सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह एक बार कौन सा हुआ, तो आप कहेंगे अरुण, इसलिए रिकॉर्ड तो अरुण का है। लेकिन औसतन ठंडा कौन सा है, औसतन ठंडा मतलब आप कह सकते हो कि पूरे वर्ष है ना जो ठंडा रहता है, लेकिन औसतन के हिसाब से, हालांकि रिकॉर्ड इसका हो गया लेकिन औसतन ठंडा सबसे ज़्यादा कौन सा, वरुण का। लेकिन फिर भी जब कह रहे हैं कि सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, इसका मतलब जो रिकॉर्ड पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं वो, है ना, तो कौन सा है, वो अरुण है। तो इसीलिए कहते हैं कि अरुण सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, क्योंकि उसका जो एक बार का जो रिकॉर्ड तापमान है वो सबसे कम पे गया है इसलिए। और यहाँ पर औसतन रूप में जो है वरुण सबसे ज़्यादा ठंडा कहलाएगा। इसके अतिरिक्त वरुण के बारे में एक और छोटा सा फैक्ट याद रखेंगे कि वरुण का जो परिक्रमण काल है वो 164 वर्ष है। देखिए आप ध्यान रखें कि बहुत सारी जगह पर आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि जब ऑफलाइन क्लास में लेता हूं तो बच्चे कहते हैं कि नहीं सर हमें तो 166 वर्ष लिखा है, किसी ने 165 वर्ष लिखा है, लेकिन 164 वर्ष ही आपको ध्यान रखना है। ऑथेंटिक बात है जो मैं बता रहा हूँ, तो 164 वर्ष क्या है, वरुण का परिक्रमण काल है। तो इसलिए वरुण का परिक्रमण काल आपको देख के ही पता लग रहा है कि सर्वाधिक है। और वैसे भी दूर से ही पता लगता है कि भाई सबसे ज़्यादा टाइम है ना सूर्य का चक्कर लगाने में कौन सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, वरुण। तो आपको दिख ही रहा है वरुण सबसे टाइम में चक्कर लगाएगा, किसका, सूर्य का। इसीलिए 164 वर्ष का इसका परिक्रमण काल है, यानी कि एक वर्ष 164 वर्ष के बराबर है कहाँ का, वरुण का। तो ये ध्यान रखेंगे इसमें कि कौन सा ग्रह किस प्रकार का है, कौन सी उनकी विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इन ग्रहों के विषय में बताई हैं। अगर कोई वरुण के उपग्रह करना चाहे तो वो भी कर सकता है कि वरुण के उपग्रह कितने हैं, तो आप कहेंगे वरुण के कुल मिला के 14 उपग्रह है ना, 14 उपग्रह हैं। तो कुल मिला के आप ये बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिटेल अगर आप करना चाहें तो आप जो है हमारी ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं, हम और भी डिटेल में करा सकते हैं इसे। लेकिन आप जो है वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है जो वनडे एग्जाम है, जो एसएससी के एग्जाम है या जो लोअर पीसीएस है, आप देख लीजिए चाहे तो। आप अगर पीसीएस के एग्जाम भी देखेंगे पिछले 8-10 साल के, तो उसमें भी खगोल विज्ञान के कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपकी रेंज से बाहर हो। लगभग ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर आपको इतने सही मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पहले बच्चे को या स्टूडेंट को या कंपटीटर को सबसे पहले वो करना चाहिए जो उसकी रेंज में है, जो उसकी हद में है। अब वो अपनी हद से बाहर जाके अगर वो दुनिया भर की चीज़ें बटोरेगा तो फिर नुकसान ही ज़्यादा होगा। क्योंकि होता यही है कि कई बार कई टीचर्स जो है या कोई वीडियो बनाने वाले या कोई भी या बुक लिखने वाले, कई बार ऐसा होता है कि वो इतना ज़्यादा फैक्ट दे देते हैं कि बच्चा उन फैक्ट को याद करता रहता है। जैसे मुझे नहीं लगता कि कोई ये याद करे कि भाई सारे ग्रहों के द्रव्यमान रट डालो आप, या सारे ग्रहों के घनत्व रट रहे हैं आप। तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत तरीका है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं मानता हूँ। तो इसलिए गलत बात है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए वो क्वेश्चन जो आते रहते हैं, है ना, जो आपको बार बार मिलते हैं, रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें आप। ऐसे क्वेश्चन को ढूंढेंगे जो अरे किसी को पता ही नहीं है, पता हो अब कोई पूछ ले अचानक कि भाई जो 20 ग्रह हैं शनि के जो नए मिले हैं, उनमें से 5 ग्रह नहीं उपग्रह, जो 20 उपग्रह मिले हैं किसके, शनि के, उनमें से 5 उपग्रह के नाम बताओ। तो फिर वही आप ढूंढते रहो, गूगल करोगे, आप मिल भी जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं आने का कि 5 उपग्रहों के नाम कौन से हैं, 20 उपग्रहों के नाम कोई लिखवाए। तो दरअसल जो फैक्ट होते हैं ना, वो उनकी भी एक सीमा है, वो भी उस हिसाब से करनी चाहिए जो आपको टीचर बता रहा है। दरअसल टीचर आपके पास अपने 9-10 सालों का अनुभव लेके आ रहा है, तब वो आपको ये बता रहा है कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और कौन से नहीं आ सकते। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और हम इससे आगे भी करेंगे। देखो आपको ध्यान रखेंगे कि इससे आगे हम पृथ्वी की बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। पृथ्वी का मतलब है कि हम पृथ्वी के अक्षांश, देशांतर की बात करेंगे, और अक्षांश के आधार पर मैं आपको जलवायु बताऊंगा कि जलवायु कैसे निर्धारित होती है, और देशांतर के आधार पर हम समय और तिथि निकालना सीखेंगे। तो कम से कम अगले वीडियो में आपको तिथियों के बारे में, तिथि के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में, और इसके अलावा समय के बारे में मैं ज़रूर बताऊं, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो के लिए आप ज़रूर कमेंट कीजिए और ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर करें, सबको भेजें
जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी बढ़ जाए और हम 1000 के बिल्कुल करीब हैं और बस कुछ टाइम में ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। लेकिन हमारी एक और समस्या है कि हमें टाइम भी बढ़ाना है, क्योंकि होता यह है कि जो यूट्यूब की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार यह है कि 4000 घंटे एक वर्ष में पूरे करने जरूरी होते हैं, यानी कि 4000 घंटे वीडियो देखे गए हों सारे मिला के। तो दरअसल अभी मैं इसमें थोड़ा पीछे हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर पे अपने मोबाइल में वीडियो चलाएं अधिक से अधिक, जिससे कि हमें थोड़ी मदद मिले, हमारे जो वीडियो हैं उनका टाइम पूरा हो जाए। तो ये अपील है मेरी आपसे। बाकी तो आपकी मर्जी है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कई लोग करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो देखें, उससे सीखें, अच्छी बात है, और उसके बाद आपका मन कम है तब भी आप वीडियो चला दें। हालांकि थोड़ा डाटा आपका यूज हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि डाटा पूरा बच जाता है और अगले दिन वो डाटा खराब ही जाता है। तो आप 1 आध घंटे अगर चला देंगे ना, तो उससे हमारा टाइम बहुत जल्दी बढ़ेगा और इससे मदद मिलेगी और फिर हमारा मोनेटाइज हो जाएगा चैनल, तो हमें फिर फ़ायदा होने लगेगा और फिर उसके बाद फिर और वीडियो हम बनाने लगेंगे। तो अब उम्मीद करेंगे, कोशिश करेंगे हम कि हमारे और वीडियो जल्दी जल्दी बने। हालांकि बन नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जल्दी जल्दी बनेंगे। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।